हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और बीए सेकंड सेमेस्टर का ये जो फर्स्ट पेपर है इसे हमारे मेजर और माइनर दोनों विद्यार्थियों को पढ़ना है। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में रीतिकाल के संबंध में तमाम बातें आपसे की हैं। उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें पढ़ लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। आज हम रीतिकाल के सबसे बड़े कवि आचार्य केशवदास पर बात करेंगे और यह हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स में क्लास पूरी हो। आचार्य केशवदास का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जितने भी पार्ट होंगे वो मैं आप तक भेजूँगा। आचार्य केशवदास को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं, रीतिकाल के सबसे बड़े कवि हैं और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। आचार्य केशवदास के पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 जितने भी पार्ट बनेंगे उसके बाद मैं आपके सिलेबस में जो 3 कवि हैं, घनानंद, बिहारी और भूषण, इन पर मैं वीडियोस बनाऊंगा और वो आप तक जल्दी पहुंच जाएंगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं रीतिबद्ध कवि आचार्य केशवदास के संबंध में। तो पढ़ने पढ़ाने का अंदाज वही रहेगा। मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा, आप चाहें तो उसे नोट्स के रूप में तैयार कर लें या 2-4 बार सुनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए पॉइंट वाइज लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होना है तो पॉइंट्स में ही हम बात करेंगे। सब्जेक्टिव पेपर होता तो लिखने लिखाने का मोड और मूड अलग होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसलिए ये अलग प्रकार से हम लिखेंगे और समझेंगे। तो आप डालेंगे हेडिंग रीतिबद्ध कवि आचार्य केशवदास। जन्म 1555 ईस्वी बुंदेलखंड के ओरछा नामक स्थान पर। जन्म 1555 ईस्वी बुंदेलखंड के ओरछा नामक स्थान पर। मृत्यु 1617 ईस्वी। 1617 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था। इनके पिता का नाम काशीनाथ। इनके पिता का नाम काशीनाथ तथा बाबा का नाम कृष्णदत्त था। इनके पिता का नाम था काशीनाथ और इनके बाबा का नाम था कृष्णदत्त। इनके भाई ब्रजभाषा के एक बड़े कवि थे, वे भी, उनका नाम था बलभद्र मिश्र। केशवदास जी के जो बड़े भाई थे उनका नाम था बलभद्र मिश्र और ये ब्रजभाषा के एक बड़े कवि थे। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे हम रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में आचार्य केशवदास प्रसिद्ध हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में आचार्य केशवदास की प्रसिद्धि है। आचार्य केशवदास को रीतिकाल या रीतिकाव्य का प्रवर्तक कहा जाता है। आचार्य केशवदास को रीतिकाल या रीतिकाव्य का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ओरछा नरेश राजा इंद्रजीत सिंह। ओरछा नरेश राजा इंद्रजीत सिंह के राज्याश्रित कवि थे। केशवदास जो थे वो किसके राज्याश्रित कवि थे? ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के। तो आप लिखेंगे केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के राज्याश्रित कवि थे। केशवदास के प्रधान आश्रयदाता भी राजा इंद्रजीत सिंह ही थे। केशवदास के प्रधान आश्रयदाता राजा
इंद्रजीत सिंह ही थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फिर क्या हुआ जब इंद्रजीत सिंह नहीं रहे तो इंद्रजीत सिंह के बाद इन्हें वीर सिंह देव का संरक्षण प्राप्त हुआ था। इंद्रजीत सिंह के न रहने के बाद इन्हें वीर सिंह देव का संरक्षण प्राप्त हुआ था। वीर सिंह देव। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। राजा इंद्रजीत सिंह ने इन्हें प्रसन्न होकर 21 गांव पुरस्कार के रूप में दिए थे। राजा इंद्रजीत सिंह केशवदास से प्रसन्न होकर इनको पुरस्कार के रूप में 21 गांव भेंट किए थे। ठीक है, क्योंकि राजाश्रित कवि थे, ये प्रधान आश्रयता इनके इंद्रजीत सिंह थे, तो इनकी कविताओं पर, इनकी काव्य कला पर, उनकी तमाम खूबियों पर प्रसन्न होकर के राजा महाराजा बड़े दान दक्षिणा किया करते थे। तो केशवदास को इन्होंने दान के स्वरूप में 21 गांव दान किया था, या 21 गांव पुरस्कार के रूप में इन्हें भेंट किया था। नेक्स्ट लिखेंगे, केशव का प्रसिद्ध कथन है, डैश करके लिखेंगे, भूषण बिन न बिराजई कविता बनिता मित्र। भूषण बिन न बिराजई कविता बनिता मित्र। ये केशवदास की पंक्तियां हैं। प्रायः लोग समझते हैं ये भूषण की है, क्योंकि इसमें लिखा है ना भूषण बिन न बिराजई, तो भूषण का नाम आने से प्रायः विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये भूषण की है या केशवदास की है। तो यहाँ पर भूषण का मतलब भूषणदास से नहीं है, यहाँ पर भूषण का मतलब अलंकारों से है, गहनों से है, आभूषणों से है। तो केशवदास कहते हैं कि गहनों के बिना, अलंकारों के बिना और आभूषणों के बिना 3 चीज़ों की शोभा नहीं बनती है। वो कौन कौन सी हैं? कविता है, वनिता है और मित्र है। कविता यानी पोएट्री, काव्य, वनिता यानी स्त्री और मित्र यानी दोस्त। तो इन तीनों को क्या चाहिए? अलंकार चाहिए, आभूषण चाहिए, कुछ गहने चाहिए, कुछ गुण ऐसे चाहिए कि बिना इन स्पेशल गुणों के ये सुशोभित नहीं होते हैं। ऐसा किसने कहा है? आचार्य केशवदास जी ने। भूषण बिन न बिराजई कविता बनिता मित्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाने का मतलब ये हुआ कि इनकी जो कविताई है वो बहुत गूढ़ार्थ है, उसके जो अर्थ हैं वो बहुत गूढ़ हैं। अत्यंत कठिन काव्य शक्ति इनके पास थी, आचार्य केशवदास जी के पास। तो इनकी कविताएं इतनी कठिन थी कि इनकी कविता का अर्थ निकालना सबके बस की बात नहीं होती थी। तो ये कहा जाता था कि जैसे मान लीजिए किसी राजा ने किसी कवि को बुलाया और उसने कविताएं सुनाई, और फिर बाद में उसकी इच्छा होती है कि महाराज कुछ हमसे पुरस्कार दे दें। और अगर महाराज को उस कवि को पुरस्कार देने की इच्छा नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आया होगा महाराज को, तो वे जो राजा होते थे वो क्या करते थे? वे केशवदास की कविता के ऊपर कोई सवाल पूछ लेते थे। और केशवदास की कविता पर सवाल पूछने का मतलब हुआ कि सामने वाला कवि कहीं ना कहीं हाथ खड़ा ही कर देगा। तो अगर आपने हाथ खड़ा कर दिया तो राजा कहता था कि चलो तुमको कुछ आता जाता नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हें कौन सा पुरस्कार दें, तुम्हें कौन सी हम भेंट दे दें, क्योंकि तुमको तो कुछ कविता के बारे में पता ही नहीं है। तो ये उस ज़माने में, केशवदास जी के ज़माने में बहुत प्रसिद्ध कथन हो गया था कि अगर किसी राजा को विदाई नहीं देनी होती थी किसी कवि को, तो वह केशवदास की कविताई के बारे में पूछ लेता था। और जाहिर सी बात है केशवदास की कविताई इतनी कठिन थी कि सामने वाला कवि जवाब देने में असमर्थ हो जाता था, और इस तरह राजा को कुछ भी पुरस्कार के रूप में उस कवि को नहीं देना पड़ता था। तो इस संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है आप लिख लीजिए उसको।
आचार्य शुक्ल कहते हैं, कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। यानी कवि को विदाई नहीं देना चाहता है कोई राजा, तो वो केशवदास की कविताओं के बारे में बातचीत करने लगता है, और केशवदास की कविताओं के बारे में बातचीत करते ही सामने वाले की हालत खराब हो जाती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। ब्रज भाषा के क्षेत्र में लक्षण ग्रंथों की परंपरा इनकी महत्वपूर्ण देन थी। ब्रज भाषा के क्षेत्र में लक्षण ग्रंथों की परंपरा इनकी महत्वपूर्ण देन थी। लक्षण ग्रंथों की परंपरा से आशय क्या है, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर आपने हमारे वीडियो ध्यान से सुने होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं। लेकिन फिर भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, पुनः बार बार बताऊँगा। लक्षण ग्रंथ का मतलब होता है ऐसे ग्रंथ जो काव्य शास्त्र पर आधारित होते हैं, जिनमें कविताओं के विभिन्न लक्षण दिए होते हैं, कविताओं की परिभाषाएं दी होती हैं, काव्य के विभिन्न अंगों के लक्षण दिए होते हैं, जैसे रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, भाषा क्या है, इन सब के बारे में जिस ग्रंथ में बात होती है उसे हम कहते हैं लक्षण ग्रंथ। तो क्या लिखा आपने, ब्रज भाषा के क्षेत्र में लक्षण ग्रंथों की परंपरा इनकी महत्वपूर्ण देन थी। अगले लिखेंगे, प्रभु राम केशव के इष्ट देव थे। भगवान राम केशव के इष्ट देव थे। यानी जो राम थे, रामचंद्र जी थे, वे केशव के इष्ट देवता थे। केशव सर्वाधिक बिलीव करते थे भगवान राम में और उनकी पूजा पाठ किया करते थे। तो इसीलिए केशवदास जी ने रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर एक ग्रंथ लिखा और उसका नाम है रामचंद्रिका। तो आप लिखेंगे, केशवदास कृत रामचंद्रिका। केशवदास कृत रामचंद्रिका भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। केशवदास की रामचंद्रिका भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। यह केशव की सर्वाधिक चर्चित रचना है। यह केशव की सर्वाधिक चर्चित रचना है। कौन सी? रामचंद्रिका। इसकी रचना आचार्य केशव ने 1601 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1601 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट लिखेंगे, रामचंद्रिका के बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे आप कि रामचंद्रिका की कथा वस्तु, यानी जो रामचंद्रिका में कथा आई है, जो स्टोरी है रामचंद्रिका में, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। रामचंद्रिका की कथा वस्तु वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा हनुमान नाटक से अधिक साम्य रखती है। हनुमान नाटक एक कृति है जिसमें राम की कथा है। वाल्मीकि रामायण भी आप जानते हैं राम की कथा है। तो अगर हम दोनों में तुलना करते हैं कि रामचंद्रिका जो केशवदास की कृति है, जिसमें भगवान राम के गुणगान को गाया गया है केशवदास जी द्वारा, तो वह इन दोनों में से किससे ज़्यादा करीब है, किसकी कथा से इसकी ज़्यादा साम्यता है, तो ये बताया जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा हनुमान नाटक की कथा वस्तु से रामचंद्रिका की कथा वस्तु अधिक साम्य रखती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव नाटक का भी प्रभाव है। रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव नाटक का भी प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। 39 प्रकाश का मतलब होता है अध्याय, खंड। जैसे
पृथ्वीराज रासो में अध्याय और खंडों को क्या कहा गया है? समय। आपका पद्मावत जो है इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है खंड, जैसे मानसरोदक खंड, नागमती वियोग वर्णन खंड, सुआ खंड, हाँ, तो यहाँ पर खंड कहा गया है। पद्मावती चंद्रबरदाई का जो है पृथ्वीराज रासो, उसमें समय कहा गया है। रामचरितमानस में कांड कहा गया है, ठीक है। कामायनी में क्या कहा गया है? सर्ग कहा गया है। कितने सर्ग हैं पूछे जाते हैं तो 15 सर्ग हैं। तो प्रकाश का मतलब होता है खंड, सर्ग या कांड। तो कितने कांड या प्रकाश हैं? तो रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है परीक्षाओं में कि रामचंद्रिका में अध्यायों का नाम क्या है? प्रकाश है, समय है, खंड है, पर्व है, सर्ग है। तो क्या नाम है? प्रकाश है। और कितने प्रकाश हैं? 39। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। अब जरा देख लेते हैं रामचंद्रिका में छंदों की संख्या कितनी है। तो ये है 1717, 1717 छंद। रामचंद्रिका में 1717 छंद हैं। रामचंद्रिका के आधार पर ये कहा जा सकता है कि, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रामचंद्रिका के आधार पर ये कहा जा सकता है कि केशव की संवाद योजना अत्यंत उच्च कोटि की थी। केशव की संवाद योजना अत्यंत उच्च कोटि की थी। अगर यही पेपर आपका, जो ये रीतिकालीन काव्य है, ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होता तो ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि रामचंद्रिका के आधार पर केशव की संवाद योजना पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो मैं इस पर बात करता, ये पूरा एक क्वेश्चन होता। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव मोड में वो पेपर नहीं होने हैं, तो बस केवल इन्फॉर्मेशन आपको हमें चाहिए कि रामचंद्रिका में संवादों की जो योजना हुई है वो कैसी है। तो वो बहुत उच्च कोटि की हुई है संवाद योजना। आपसे पूछा जा सकता है कि रामचंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, तो अगर उसमें संवाद योजना आती है तो वो संवाद योजना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, बड़े आलोचक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका में छंदों के वैविध्य को देखकर, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका में छंदों के वैविध्य को देखकर, वैविध्य मतलब विविधता, विविध प्रकार के, अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के छंदों की सर्जना की है आचार्य केशवदास जी ने रामचंद्रिका में। तो वही कह रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कि छंदों के वैविध्य को देख करके उन्होंने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? छंदों का अजायब घर। क्यों कहा है ये भी जान लीजिए। इसलिए कहा है कि आचार्य केशव ने जो रामचंद्रिका लिखी है उसमें छंदों के इतने ज़्यादा प्रयोग किए हैं, इतने विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है कि उसको देख करके चतुर्वेदी जी को कहना पड़ा कि रामचंद्रिका क्या है? छंदों का अजायब घर है। चलिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, रामचंद्रिका एक प्रबंधात्मक रचना है। किस प्रकार रचना है ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार रचना है ये। तो ये एक प्रबंधात्मक रचना है। रामचंद्रिका एक प्रबंधात्मक रचना है। रामचंद्रिका के बारे में एक जनश्रुति है, ऐसा लोगों में कहा सुना जाता है कि इसकी रचना जो है वो एक रात में हुई थी। एक ही रात में आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कर डाली थी। और रामचंद्रिका को तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, 500 पेज से ज़्यादा बड़ा ग्रंथ होगा ये। तो रामचंद्रिका की रचना, ऐसा जनश्रुति है, अगर आपको पेपर में आता है तो ये लिखा रहेगा
कि किस प्रकार की श्रुति है, तो ये जनश्रुति है कि रामचंद्रिका की रचना एक ही रात में हुई थी। और इसी आधार पर एक जनश्रुति और है, आप उसको भी अपने दिमाग में रख लीजिए कि रामचंद्रिका की जो एक रात में रचना हुई, तो इसके अनुकरण पर ही एक कवि थे, उनका नाम था गुमान कवि। क्या नाम था? गुमान कवि। तो रामचंद्रिका के अनुकरण पर ही गुमान कवि ने एक और ग्रंथ लिखा, उसका नाम था कृष्णचंद्रिका। नाम था मतलब नाम है कृष्णचंद्रिका। ये है रामचंद्रिका, किसने लिखी? आचार्य केशव ने। कृष्णचंद्रिका किसने लिखी? गुमान कवि ने। तो गुमान कवि ने भी कृष्णचंद्रिका को एक ही रात में लिख दिया था। ये भी जनश्रुति है कि रामचंद्रिका के अनुकरण पर ही गुमान कवि ने कृष्णचंद्रिका को एक ही रात में लिख दिया था। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ थीं रामचंद्रिका के संबंध में। तो इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हमारी आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक आप इसे पढ़ें, लिखें और कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, क्योंकि अभी जब मैं BA सेकेंड ईयर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की कक्षाएं जब ले रहा था ऑनलाइन, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया हमें कि सर जैसा आप पढ़ा रहे हैं इतना कठिन पेपर नहीं आने वाला है। और फिर तो हमने कहा कि ठीक है, हमने भी कमेंट का जवाब दिया, शायद आपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में देखा होगा। मैंने उनको जवाब दिया उस विद्यार्थी को कि अच्छी बात है कि पेपर सरल आ जाए तो जो हमारे कम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका भी काम हो जाए, लेकिन पेपर बिल्कुल सरल नहीं आया। पेपर सरल और कठिन नहीं होता है, पेपर होता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ ना पूछा जाए, लेकिन आगे पूछा जाएगा। मैं आपको बार बार ये बताता रहता हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप हिंदी माध्यम से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप हिंदी विषय को लेकर के IAS PCS में रखना चाहते हैं आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं हिंदी के, या आप UGC नेट हिंदी का देना चाहते हैं, या आप TGT PGT हिंदी का देना चाहते हैं। TGT PGT में भी कई शाखाएं हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। वो सब मैं कभी डिटेल में आपसे बहुत डिटेल में बात करूंगा इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो आप कभी भी हमारी कक्षाओं को, हमारी क्लासेस को, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें आगे बढ़ना है हिंदी लेकर के, वे एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द और एक एक आखर वो सुने और अपनी स्मृति में सहेज कर रखें। अभी से थोड़ा थोड़ा सहेज कर रखेंगे तो आगे चल के एक बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन तो कितना अब आसान हो गया है। तो ठीक है, मैं ये सब कक्षाएं TGT PGT नेट और ये सारी कक्षाएं तो मैं लूँगा ही, मैंने वो घोषणा कर ही दी है, लेकिन अभी नहीं लूँगा। मैं 2023 में लूँगा और जहाँ तक संभव है ऑफलाइन मोड में लूँगा, मैं ऑनलाइन मोड में नहीं लूँगा। आप सामने बैठेंगे और मैं आपको एकदम विधिवत और विस्तार से वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। ये क्लासेज पूरी तरह से मेरे साइड से ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगी। मैं इसमें एक भी पैसा आपको पढ़ाने के लिए नहीं लूँगा। तो चलिए अगली वीडियो हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।